इमेजिन कीजिए एक छोटी सी गवर्नमेंट ऑर्डर, सोशल मीडिया बैन और उसके अगले ही दिन काठमांडू की सड़कें जल रही हैं, पुलिस गोलियां चला रही है, स्टूडेंट अपनी जान दे रहे हैं और पूरा एक देश का राजनीतिक सिस्टम हिला हुआ है। दोस्तों, ये कहानी है नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट की। एक ऐसा मूवमेंट जो सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ, लेकिन करप्शन, नेपोटिज्म और बैड गवर्नेंस के खिलाफ एक वॉल्केनिक इरप्शन बन गया। आज मैं आपको ले जाऊंगा इस आंदोलन की पूरी कहानी, टाइमलाइन, असली नंबर्स और एनालिसिस के साथ। नेपाल एक छोटा देश है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कहानी बड़ी पुरानी है। फ्रीक्वेंट पीएम चेंजेस, वीक इकोनॉमी और करप्शन के केसेस ने लोगों का भरोसा हिला हुआ था। 8 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब बैन। रीजन क्या था? कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन रूल्स फॉलो नहीं किए, ऑफिशियल जस्टिफिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज रोकने के लिए। लेकिन नेपाल के यूथ जो अपनी आवाज मीम्स, रील्स और ऑनलाइन पोस्ट के थ्रू उठाते थे, उन्होंने इसे एक डायरेक्ट अटैक समझे। ये बैन एक ट्रिगर था, लेकिन असली गुस्सा ऑलरेडी बुल्ड हो रहा था। नेपाल के यूथ एक नए कैंपेन में पॉलिटिशियंस के बच्चों, जिसे उन्होंने नाम दिया नेपो किड्स, एक्सपोज कर रहे थे। एक्सपेंसिव कार्स, लेविश फॉरेन ट्रिप्स और फ्लैशी लाइफस्टाइल सब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। नेपाल के कॉमन यूथ, जिसमें से बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एक इंसल्ट था। और जब एप्स बंद हुए, उनका माइक ही म्यूट कर दिया गया। रिजल्ट, प्रोटेस्ट फट गया। 8 सितंबर के दिन ही काठमांडू की सड़कें भर गई। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट और यंग लोग रोड पर निकल आए। पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास चांस गूंज रहे थे। पुलिस ने इनिशियली लाठीचार्ज और टीयर गैस यूज किया, लेकिन जब क्राउड कंट्रोल मुश्किल हुआ, रिपोर्ट्स के मुताबिक रबर बुलेट्स और इवन लाइव फायर यूज हुआ। कम से कम 19 लोग मरे। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी के हिसाब से लीथल अम्यूनिशन यूज किया गया, जो क्राउड कंट्रोल के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में इंजर्ड यूथ, स्ट्रीट में फायर और स्लोगन्स, नेपाल की शांति एकदम से तोड़ दी गई। अगला दिन और भी खतरनाक था। प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर धावा बोला, पार्लियामेंट के अंदर तक घुस गए। कुछ बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई। आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। सड़कों पर टैंक्स और सोल्जर्स दिखने लगे। पॉलिटिकल फॉलोआउट भी तुरंत हुआ। होम मिनिस्टर रमेश लेखाक ने रिजाइन किया। पीएम को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और रूलिंग पार्टी पर नेशन वाइड ट्रस्ट का क्राइसिस लगा। प्रोटेस्टर्स अब सिर्फ एक बैन के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने डिमांड रखा करप्शन फ्री गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और एक फ्रेश लीडरशिप का। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आया कि कुछ प्रोटेस्ट ग्रुप ने एक इंटरिम लीडर का नाम प्रपोज किया। फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, एक जज, को पीएम बनने की डिमांड नेपाल की डेमोक्रेसी के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एप्स के बैन से नहीं हुआ, ये एक डिकेड लॉन्ग फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नेपाल की रैंकिंग लो है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पास्ट में 15 इयर्स में नेपाल ने 13+ पीएम्स देखे हैं। डिजिटल नेटिव जेनजी, उनके लिए इंटरनेट इक्वल टू आवाज, और जब आवाज ही बंद की गई, उन्होंने सड़कों को स्टेज बना दिया। नेपाल सिर्फ एक हिमालय नेशन नहीं है, ये एक बफर है इंडिया और चाइना के बीच। चाइना ऑलरेडी नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया का भी कल्चर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर नेपाल अनस्टेबल हुआ तो दोनों रीजनल पावर्स के लिए हेडेक बन सकता है। मतलब ये प्रोटेस्ट एक डोमेस्टिक क्राइसिस ही नहीं, बल्कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स का भी पार्ट बन सकता है। तो अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ये प्रोटेस्ट एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में बदलेगा? क्या नेपाल की सरकार यूथ के डिमांड्स मांगकर रिफॉर्म लाएगी, या फिर एक और क्रैकडाउन होगा जिसमें और जान जाएगी? एक्सपर्ट बोल रहे हैं, अगर रूट कॉजेस एड्रेस नहीं किए गए तो नेपाल का यूथ अब रुकने वाला नहीं है। ये प्रोटेस्ट फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, जहां डिजिटल जनरेशन एक देश का कोर्स चेंज कर देती है। ये थी कहानी नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट की। फैक्ट, टाइमलाइन और एनालिसिस के साथ आपको क्या लगता है, क्या नेपाल एक पॉलिटिकल डाउन की तरफ जा रहा है या एक और अनस्टेबल फेस में? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दो। और हाँ, ऐसे फैक्ट बेस्ड कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।